मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, जो आपकी शंकाएं हैं, उनसे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और उन योगों से दूसरे भी का भी मार्गदर्शन होता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आपको जो भी समस्या आती है, मैं ओपन चैलेंज में बोलता हूं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल लिख दीजिए और अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं वीडियो लगन कुंडली से बनाऊंगा, क्योंकि संपूर्ण के लिए तो वर्ग अध्ययन करना जरूरी है। वर्ग अध्ययन तो पत्रिका में ही हो सकता है, वीडियो में नहीं हो सकता। मैं हर कोशिश करूंगा आपकी समस्या को मार्गदर्शन करके आसान करने की। काम तो आपको करना है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं, जिसकी आयु लगभग 46 ईयर की हो गई है, 78 का जन्म है। उसका प्रश्न आया कि गुरुजी, मेरी कुंडली में बहुत शुभ योग बताते हैं, लेकिन मुझे तो उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्या है क्या नहीं है, मेरे को तो समझ से बाहर है। मैं कितनों को मैंने दिखा लिया, मुझे नौकरी भी नहीं मिली। आखिर मुझे प्राइवेट ही नौकरी मिली, लेकिन क्या कारण है जो मैंने दिखाया, मेरी और लोगों ने जो मुझे बताया, संभव बोलता है तुम्हारी कुंडली में दो दो महापुरुष योग है, राजयोग है, मिलेगा। आखिर कब मिलेगा, वो समय कब आएगा? दर्शकों, विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या योग है और क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। देखो दर्शकों, सभी विद्वान हैं, सिर्फ अपना अपना देखने का कुंडली का नजरिया अलग है। इसमें कोई गूढ़ ज्ञानी कोई नहीं है, ये अथाह सागर है। ज्योतिष विज्ञान एक अथाह सागर है, ज्योतिष शास्त्र एक अथाह सागर है। इसमें अगर कोई बोले मैं निपुण हूं, तो मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ढूंढते हैं उन संभवताओं को, ताकि आसानी हो सके। आखिर क्या कारण रहा ऐसा जीवन 46 आयु में? हमारा वीडियो देखा तो सोचा चलो मैं गुरु जी से बात कर लेता। विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। जिसकी भी कुंडली है, लगन और लग्नेश वो स्वयं आप है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता भूमि मकान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक आदि का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक रोजगार का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है और मृत्यु का भाव है, नवम भाव आपका भाग्य भाव है। हम कह देते हैं ना कि काम तो बहुत किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो यही नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, शीर्ष भाव है, सम्मान का भाव है। दसम भाव जिसका बलवान होता है वो हमेशा उसको सम्मान मिलता ही मिलता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है और आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपकी कैसी संगत है वो भी एकादश भाव बताता है। द्वादश भाव दंड का है, खर्च का है, विदेश का है और स्त्री के साथ सेवा सुख का भाव भी द्वादश भाव है। ये मोटे तौर पर सबको आना चाहिए। हम विचार करते हैं अब जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का विशिष्ट योग और राजयोग की कमी नहीं। कुंडली में विशिष्ट योग भी है और राजयोग भी है, पर कमी नहीं है। प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभाव वो ठीक बोलता है, जातक दिखाई नहीं देता। आखिर उसको कब मिलेगा? 46 साल की तो आयु होगी, मिलेगा कब? जातक का जन्म 6 दिसंबर 1978 शुक्ल पक्ष सतभिजा नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ। मेष लगन की 14 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च राशि में 15 डिग्री विराजमान है, वक्री है। यहीं पर एक समझने वाली बात है कि गुरु उच्च राशि में है, वक्री है। हंस महापुरुष योग तो बना रहा है, विशिष्ट योग तो बना रहा है, लेकिन उच्च राशि में वक्री है, फायदा कुछ नहीं हुआ। पंचम भाव में शनि
सिंह राशि में 20 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर राहु 29 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में है और शुक्र यहां पर मालव योग बना हुआ है। शुक्र भी महापुरुष योग है, हमारे पंच महापुरुष योगों में से शुक्र अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, केंद्र में हो तो मालव योग बनता है, और गुरु अपनी राशि में हो, केंद्र में हो, उच्च राशि में हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। दो ये महापुरुष योग हैं कुंडली में। अष्टम भाव में बुध अस्त है 19 डिग्री लेकर विराजमान में, सूर्य से 1 डिग्री रहता है और सूर्य 20 डिग्री लेकर विराजमान में है। नवम भाव में मंगल 1 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा 12 डिग्री और केतु 29 डिग्री लेकर विराजमान है। दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति रही। पहले मैं 2 मिनट इनका थोड़ा सा आपको सूक्ष्म विवरण बता देता हूं। मेष लगन में मेष लगन वाले जातक जिनका स्वामी मंगल होता है, मंगल ग्रहों की पंचायत में सेनापति होता है और स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है। इनकी ये बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, मन की था पाना इनका थोड़ा मुश्किल है, थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं, शरीर से बलवान होते हैं और लगने साधारण तौर पर नवम भाव में हो, कोई भी आपका लगन हो और अगर नवम भाव में लग्नेश हो साधारण तौर पर तो विद्वान होता है, बंधु बांधव उसके अधिक होते हैं, धर्मात्मा होता है, क्षमाशील होता है, तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है, समाज में सम्मान मिलता है। परंतु लग्नेश 1 डिग्री 39 मिनट पर रह गया। क्यों होता है? ये नवम भाव है और नवम भाव से सीधा सप्तम दृष्टि पर, हर एक ग्रह की सप्तम दृष्टि पराक्रम के भाव पर हो पाती है। पराक्रमी, तेजस्वी, साहसी बनाने वाला तीसरा भाव है। तीसरा भाव साहसी बनाने वाला है, पराक्रमी बनाने वाला, हिम्मत देने वाला है। और लग्नेश जब यहां होता है तो सप्तम दृष्टि से देखता है और लग्नेश जहां पर भी देखेगा वो शुभ प्रभाव देगा। लग्नेश बलवान होना चाहिए। लग्नेश मृत अवस्था में हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया, यही सबसे बड़ा कारण इस कुंडली में रहा। और यहां पर लग्नेश अष्टमी है, अष्टमेश भी है, ये मत भूलो दर्शकों। लग्नेश तो है लेकिन अष्टमेश भी है, थोड़ा त्रुटि। अब त्रुटिपूर्ण तो प्रभाव वह कुछ देगा, 1 डिग्री 39 मिनट पर है और वो भी सूर्य से अस्त है। बताइए कैसे होगा? जब हमारा बच्चा ही अस्त हो गया, वो प्रभाव ही नहीं हो गया, उसका जो ग्रह मैंने बताया कि लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है, लग्नेश अस्त हो गया तो जिसकी कुंडली है वो भी अस्त हो गया, उसकी चमक कहां से होगी? वो जितना भी काम करेगा उसका श्रेय उसको नहीं मिलेगा, वो दूसरे को श्रेय खाते में जाएगा। ये अस्त का कारण है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में आ गया। विद्या अध्ययन में कठिनाई, संतान के पक्ष में भी परेशानी आएगी, आयु तो अच्छी होगी, दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई का उसको सामना करना पड़ेगा। धन इकट्ठा करने की कोशिश में ही लगा रहेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पर है, शत्रु दृष्टि को देख रहा है, धन इकट्ठा होगा नहीं, हमेशा कोशिश ही करता रहेगा। तो सूर्य ग्रहों का राजा है और शत्रु दृष्टि से देख रहा है तो धन की तो हानि ही करेगा, अपनी शत्रु दृष्टि देख रहा है तो वो लगा ही रहेगा लेकिन इकट्ठा नहीं होगा, खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव में अपने स्थान से अष्टम भाव में है। आय के साधन में कुछ असंतोष भी होंगे, कठिनाई भी होगी, फिर भी अपने मनोबल से, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, मनोबल से कमाएगा, आमदनी करेगा और विद्या बुद्धि संतान में भी थोड़ी सी उन्नति होगी तो सप्तम दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है और चंद्रमा लग्नेश का मित्र है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, विद्या बुद्धि संतान में उन्नति होगी, अच्छा फल देगा। लेकिन अपने भाव से अष्टम भाव में चतुर्थ भाव के भावों की हानि होगी, माता भूमि मकान के विषय में, उसको घरेलू सुखों में विषय में हानि का योग बनेगा। अब बात करते हैं बुध की। अब दर्शकों बुध छठे भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव पराक्रम के हैं। कोई भी, ये तीसरा भाव तो मेन पराक्रम का है और छठा भाव संघर्ष का है। संघर्ष भी एक किस्म से प्राप्त हुआ, जिसमें संघर्ष करने की हिम्मत होती है वो तो कुछ कर पाते हैं जीवन में, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है।
दोनों भाव का स्वामी अस्त हो गया, बुद्धि में भी फर्क पड़ गया और ऐसे लटक गया जैसे कि बस गर्दन टूट गई, समझ लो, मतलब कुछ नहीं कर सकता, हताश हो गया। उसमें पराक्रम नाम की कोई चीज ही नहीं रही। क्यों? पराक्रम का भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का संघर्ष का भाव है, वो संघर्ष नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें पराक्रम नहीं है, तो तीसरा भाव, और वो अस्त हो गया, सूर्य से 1 डिग्री, कहां से होगा? हताश हो गया। वो कुछ जैसे बोलते निर्जीव सा। आप जैसे आपके घर में भी कोई ऐसा लड़का हो तो उसको बोलोगे ना 1 गिलास पानी के लिए, बोला इससे तो बोलने से मैं खुद ही ले लूं, तो 1 घंटे में तो उठेगा, जब तक तो प्यासा ही मर जाएगा। तो मतलब उसमें साहस नाम की कोई चीज नहीं, कुछ कर गुजरने वाली कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अस्त हो गया। अगर अस्त नहीं होता, अब हम यहां पे एक चीज भी दे देते हैं, उसको हमें डाउट हुआ, हमने उससे सजेस्ट किया कि बुध पर गुरु की भी दृष्टि है, बुध पर गुरु की भी दृष्टि है। अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो यही होता, तो विपरीत राजयोग माना जाता है कि छठे भाव का आसामी अष्टम आ गया, लेकिन गुरु तो शुभ ग्रह, वो भी बात खत्म हो गई, उसमें भी कुछ बात नहीं बनी। तो मतलब उसमें पराक्रम नाम की कोई चीज नहीं रह गई और संघर्ष करने की उसकी हिम्मत नहीं रही। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु केंद्र में है, अपनी उच्च राशि में है, और दर्शकों गुरु भाग्य भाव का स्वामी है। मेष लगन के लिए गुरु कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में है, 9वें भाव में है, और 9वें भाव का स्वामी ये भी एक राजयोग होता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, बहुत अच्छा राजयोग होता है। लेकिन इसमें भी विधाता ने उसको उसके जैसे कर्म थे उसके आधार पर उस ऐसे समय पर पैदा किया, अब उसका कुछ फायदा नहीं रह सकता, और गुरु यहां पर वक्री हो गया है। और जब उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो नीच के फल देता है, तो मतलब घरेलू सुखों में खानी होगी, भाग्य का स्वामी नीच का हो गया, भाग्य साथ नहीं देता। और गुरु अपनी पंचम दृष्टि से यहां देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, बल मिल रहा है, बुध को मिल रहा है, लेकिन गुरु सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से व्यवसाय भाव को भी देख रहा है, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। उस परेशानी को तो दूसरी तरफ उसका हल हो रहा है, मैं बताऊंगा आगे चल करके, यहां सिर्फ मैंने गुरु का बताया, गुरु दे रहा है। तो हंस, इसको हंस महापुरुष योग का वास्तव में कोई फायदा नहीं हुआ, वास्तव में हंस महापुरुष का कोई फायदा नहीं हुआ, कि वक्री होकर के वो उच्च का होकर के वक्री हो गया, तो हानि करेगा चतुर्थ भाव की। और सप्तम भाव को देख रहा, वैसे ही कुदरती है, वक्री नहीं भी होता, उच्च का होता, तो भी वो अपना नीच प्रभाव देता। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों अपनी राशि में है, सप्तम भाव में है, और शुक्र के ऊपर केंद्र प्रभाव गुरु का भी है, क्योंकि हरेक ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान पर राहु केतु को छोड़ करके केंद्र प्रभाव बोला जाता है, उसका प्रभाव 75% होता है। यह एक अच्छा योग है कि गुरु यहां पर शुक्र पर केंद्रीय प्रभाव दे रहा है, दोनों के अंश बराबर है, शुक्र को यहां पर प्रोटेक्शन मिल रही है। और शुक्र यहां पर है तो शुक्र सूर्य से द्वादश में, सूर्य को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, दे रहा। जिसके शुक्र द्वादश में होता है उसको धन देता है, अच्छा धन देता है, तो यहां पर धन तो दे रहा है, सूर्य को धन दे रहा है, मतलब शिक्षा दे रहा है। सूर्य किसका है? स्वामी पंचम भाव का है, तो उसको शुभ प्रभाव दे रहा है, सूर्य को भी दे रहा, बुध दे रहा, लेकिन बुध तो अस्त हो गया। तो शुक्र सप्तम भाव में है। साधारण तौर पर ऐसा माना जाता है कि सप्तम भाव में अकेला कारक शुभ फल नहीं देता, चरित्र की हानि कर देता, लेकिन 75% प्रभाव यहां पर शुक्र पर दे रहा है, अच्छा है। और यह मालव योग बन रहा है, उसको अच्छी सुंदर स्त्री मिलेगी, स्त्री सुख उसको अच्छा मिलेगा, विशेष सफलता मिलेगी, उसमें मालव योग है, विशिष्ट योग बन रहा है, शरीर भी सुंदर होगा, मान सम्मान भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धनमान भी होगा, सुंदर भी परिस्थिति होगा, कुटुंब का अच्छी सुख होगा, क्योंकि कुटुंब का स्वामी यहां पर है, केंद्र में चला गया, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, लेने वाला कौन होगा? यह तो अस्त है, लगन का स्वामी तो अस्त है, इस शुक्र को जो सुख देगा अच्छी जगह पर है, वो लेने वाला कौन होगा? अस्त है। ये बड़ी परेशानी बात आई। अगर ये बलवान होता तो ये लगन जो है केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और यहां पर आ जाता तो ये एक राजयोग हो जाता, बड़ा धर्मात्मा बनता, धर्म के कार्यों में। लेकिन अब धर्मात्मा तो क्या, वो कुछ ऐसे बीज गया जैसे कि नर्वस सा हो गया, क्योंकि लग्नेश अस्त है और
कमजोर अवस्था में अस्त है। अगर विषम राशि में 1 डिग्री 39 मिनट में तो बाल अवस्था माना जाता है। हम इसको सीधा आपको समझाने के लिए कमजोरी कह देना अच्छा है। दूसरी में जाओ तो मृत अवस्था हो जाता है, तो अस्त होने की वजह। अब बात करते हैं दूसरा कारक क्या है, शनि। शनि दर्शकों मेष लगन में लग्नेश का शत्रु तो है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर शत्रुता ये लोग भूल जाते हैं जब अपने ग्रह की अच्छी स्थिति में होते हैं। शनि एकादश भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, और एकादश और दसम दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला है, सम्मान प्राप्ति करने वाला है, और एकादश भाव आमदनी देने वाला है। फिर दूसरी तरफ देखिए दर्शकों, ज्योतिष का एक सिद्धांत है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये दसम भाव है, दसम भाव का स्वामी केंद्र में, यहां पर दसम भाव का स्वामी केंद्र में राजयोग हो गया, और यह त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राजयोग हो गया, ये राजयोग हो गया। और शनि यहां से सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है। शनि भी आमदनी को खींच रहा है और चंद्रमा भी आमदनी को खींच रहा है। भाव द्वादश भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि में हो गया, वो खर्च कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। आमदनी आ रही है, विद्या बुद्धि व्यवसाय में अच्छी सफलता होगी, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, उच्च दृष्टि से, डबल फायदा हो गया। यानी शुक्र भी उसको स्त्री पक्ष में अच्छा दे रहा है, शनि भी अच्छा दे रहा है, और संतान संबंधी कुछ परेशानी दे देता है यहां पर, क्यों शत्रु राशि में है, लेकिन सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री सुख अच्छा देगा, विशेष लाभ होगा। एकादश भाव को देख रहा है तो आमदनी भी होगी और सफलता भी मिलेगी, और पिता के द्वारा लाभ भी मिलेगा। और दसम दृष्टि से धन के भाव को देख रहा है तो धन में भी कुछ रहेगा। सूर्य यहां से खत्म कर रहा है, प्रतिल कर रहा है, और शनि दे रहा है, उसको खींच करके यहां पर दे रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन उसको लाभ को लेने वाला नहीं है, इसलिए जातक परेशान है। अगर यहां पर यह लग्नेश बलवान होता, यहां पर अगर बलवान होता तो जरूरी बात है उसको अच्छा प्रतिष्ठा कारक योग मिलता। अभी क्या निम्न स्तर पर रह गया, प्राइवेट कंपनियों में रह गया, वो भी सिर्फ इस शुक्र की वजह से, इस शनि की वजह से उसका काम चल रहा है, लेकिन बाकी उसको राहत नाम की कोई चीज नहीं। बात करें राहु की, राहु 19 डिग्री पर है। अगर देखा जाए तो राहु और केतु का कोई फल नहीं है 29 डिग्री पर, ना के बराबर ही है। अगर नहीं है तो राहु यहां देख रहा है, आकस्मिक धन भी देगा, भाग्य की हानि करेगा, लेकिन क्या है वो 29 डिग्री यहां करके पड़ेगी तो कुछ उसका मीनिंग नहीं रह जाता। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर है, पराक्रम भाव पर, केतु पराक्रम दे सकता है, लेकिन स्वयं केतु जो है 29 डिग्री पर है, 29 डिग्री पर है, तो पराक्रम तो अगले का है ही नहीं। यहां पर मंगल आ गया, और पराक्रम भाव का स्वामी बुध अस्त हो गया। कहीं भी रहने दो उसका स्वामी, किसी जगह पर भी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क मिलेगा, लेकिन वो अस्त हो गया, बिल्कुल पराक्रम की बात नहीं रही। अभी दर्शकों ये मैंने आपको पढ़ा बताया, शनि की महादशा 2005 से 24 तक चल रही है, और बुध की महादशा अभी 24 से लेकर के आई है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, लेकिन बुध तो अस्त पड़ा हुआ है। क्या फल देगा? अभी बुध की दशा मई से चल रही है, पहले शनि की थी। तो कहने का मतलब उस जातक ने हमारे वीडियो देखा, सोचा गुरु जी से संपर्क हुआ कि परेशानी कहां रही। परेशानी दर्शकों इसमें रही, लग्नेश अस्त हो गया, लग्नेश कमजोर है, इसलिए ये राजयोग है, ये है, तो उसका प्रभाव नहीं मिल रहा। अब इसमें विचार करते हैं हम क्या कर सकते हैं। दर्शकों मैंने आपको एक वर्ड बताया, मैं हमेशा अपने वीडियो में जरूर बताता हूं, अपने कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिलता है। आपने इस टाइप पर जन्म लिया कि लग्नेश अस्त हो गया, और लग्नेश मंगल है, लग्नेश ग्रामीण देवता का कारक है, आपने पूरे जन्म में कहीं ना कहीं ग्रामीण देवता के प्रति अनादर कर रहा होगा। असर मंगल भाई बहन का भी कारक हो जाता है, मंगल छोटे भाई का भी कारक आ जाता है, तो कारक कर्म कहीं गए, लेकिन इसमें मैंने अध्ययन किया आपके ग्रामीण देवता का। जब लगने से अस्त हो गया तो बचा क्या? दर्शकों पितृदोष निवारण करें, सूर्य को लगातार अर्घ दे ताकि बुध को वो जीवित रखे। बुध का आप रत्न धारण नहीं कर सकते, आप मंगल का रत्न
दाहिने हाथ में धारण करें। मैं हमेशा लगन में बताता हूं, लेकिन लगन में नहीं, यहां दाहिने हाथ में धारण करेगा तो नवम भाव को भी देखेगा, उसके दृष्टि आएगी। दाहिने हाथ में धारण करें, रिंग फिंगर में धारण करें और सूर्य को निरंतर जल अवश्य दे, विधिवत उदय होते हुए वर्ष दें। सिर्फ 3 ही काम करने हैं और आपको बल्ले बल्ले होती चली जाएगी। लेकिन गुरु के भी उपाय कर लेना, तो गुरु नीच दृष्टि से देख रहा है। जो आपको अनुकूल हो उपाय कर लेना। आप इसको महापुरुष योग मत समझो हंस को कि ये निष्फल हो गया है। शुक्र आपका बिल्कुल दे रहा है, शुक्र के आधार पर ही आपका काम चल रहा है और शनि और चंद्रमा के आधार पर चल रहा है। और देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी कुंडली है, अच्छी है, सिर्फ ग्रहों को व्यवस्थित करने वाली। चंद्रमा किसी से पीड़ित नहीं है, सूर्य किसी से पीड़ित नहीं है, गुरु किसी से पीड़ित नहीं है, शनि किसी से पीड़ित नहीं। क्यों? बहुत डिस्टेंस, राहु तो मृत अवस्था में है। अच्छी कुंडली है, व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म व्यवस्थित नहीं थे। कर्मों का फल के आधार पर मिलता है। तो पितृदोष निवारण करा, लग्नेश का रत्न धारण करो और सूर्य को विधिवत देते रहो। मैं कहता हूं 3 महीने में स्थिति सुधरती जाएगी और इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। दर्शकों, मैंने एक जो पुरुष जो आस लगाए बैठा था, जो निराशा हो गया था, अब क्या किया जाए, तो मैंने अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि किसी का ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं कहूंगा मेरा वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। और दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मद है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरी हाथ से पूरे जीवन का सार निचोड़ता है। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपकी 1-2 प्रॉब्लम उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है कॉमर्स पर्सन लिखने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान विवाह के लिए राह आसान करने के लिए बिना किसी शुल्क के आपके राह आसान करता है। जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो, ताकि और लोगों तक भी मेरा वीडियो जाकर के उनका भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मन प्रफुल्लित हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।